संवेदनशील और गंभीर विषय पर रखी गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब से बिहार में नई सरकार बनी है, महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बिहार में बढ़ते जा रहा है और उसके ऊपर सरकार और पुलिस प्रशासन की लीपापोती जिस तरीके से उनका रवैया दिख रहा है, उससे साफ ये प्रतीत होता है कि बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बिहार में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं और अब पूरे बिहार के लोगों को ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं बिहार में पुलिस प्रशासन का रवैया, सरकार का रवैया सुधरे और इसी को लेकर जनसुराज पूरी मजबूती के साथ उन महिलाओं की आवाज़ को और बिहार के माता पिता जो अपने बच्चे को बहुत ही उम्मीद के साथ पटना के हॉस्टल में भेजते हैं, अलग अलग जगह पर भेजते हैं, उनको भी ये विश्वास दिलाना जनसुराज की जिम्मेदारी है कि हम उनको विश्वास दिलाएं कि किस तरीके से महिलाओं को सुरक्षित बिहार में रखने के लिए पुलिस प्रशासन का रवैया और सरकार का रवैया बदले। इसी को लेकर आज की ये प्रेस वार्ता है। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ आदरणीय श्री जयप्रकाश सिंह जी हैं, जो कि अपर पुलिस महानिदेशक हिमाचल पुलिस रहे हैं। हमारे साथ सोनाली यादव जी हैं, जो जनसुराज की प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ इंजीनियर दीपक जी हैं। मेरा नाम अभिषेक नरेंद्र सिंह है। तो बिना समय गवाए मैं आदरणीय जयप्रकाश सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस विषय पर अपनी बात को रखें। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज की ये प्रेस वार्ता किस विषय पे बुलाई गई है। अगर सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही हम जाएं तो 2015 से लेकर 2024 तक जो हमारा राष्ट्रीय आंकड़ा है अपराध का, उस राष्ट्रीय आंकड़े से अगर तुलना करें तो बिहार में 80% अपराध की बढ़ोतरी हुई है। ये सरकारी आंकड़ा बता रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर ये बढ़ोतरी 24% है। 2015 से और 2024 की तुलना करें तो राष्ट्रीय स्तर पर ये बढ़ोतरी 24% है, लेकिन बिहार में ये बढ़ोतरी 80% से भी ज़्यादा है। ये अपने आप में बताता है कि बिहार में क्राइम की, अपराध की स्थिति क्या है। 2025 पे आते हैं। 2025 आपको मालूम है कि चुनावी वर्ष था और चुनावी वर्ष की वजह से चुनाव से संबंधित हिंसा भी होती है और अपराध भी होते हैं। 2025 के बारे में जो बिहार पुलिस का आंकड़ा है उसके अनुसार मर्डर के केसेस में 7-8% की कमी आई है बिहार पुलिस के आंकड़ों के अनुसार। और दूसरा कि अर्बन एरिया में जो इस तरह के अपराध हैं, मर्डर और किडनैपिंग, इसमें कुछ एक परसेंटेज की कमी आई है, लेकिन ये बिहार पुलिस का डेटा है। मेरा मानना है कि जो रूरल एरिया है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे कमी नहीं आई है। और दूसरा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेज बिहार में, आप जानते हैं कि अगर कोई घटना घट जाती है, आप अगर जाते हैं आप केस दर्ज कराने, तो थाने में केस दर्ज कराना कितना मुश्किल है। और कई बार केस दर्ज नहीं होता है तो आवेदनकर्ता को कोर्ट में जाना पड़ता है, सीजीएम कोर्ट में जाना पड़ता है, वहाँ पर पिटीशन फाइल करो और उसकी लंबी प्रक्रिया है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ केस बिहार में 100% नहीं है। आप केस दर्ज कराना चाहते हैं तो इतनी आसानी से केस दर्ज नहीं होगा। उसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में केसों में कमी नहीं आई। इसका मतलब है कि अगर 100% रजिस्ट्रेशन होता तो केसों की संख्या और ज़्यादा बढ़ती। हम लोग सरकारी डेटा के अनुसार भी चलें तो ओवरऑल
बिहार में दूसरे राज्यों की तुलना में कई गुना अपराधों की संख्या ज़्यादा है। और इसके कारण पे अगर हम जाएं तो 4-5 मुख्य कारण जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि पहले तो शुरू करते हैं शराबबंदी से, और जो यहाँ पर बालू का इलिसिट ट्रेड चलता है, शराबबंदी और बालू से इलिसिट ट्रेड चलता है। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो जिला स्तर पे जो पुलिस है उनकी प्रायोरिटी में शराबबंदी को लागू करना आ गया। सो पर्याप्त संख्या में पुलिस बल जो बड़े अपराध हैं, हत्या है, अपहरण है, बलात्कार है, इस तरह के जो अपराध होते हैं उनकी रोकथाम के लिए वो मौजूद ही नहीं है। सबसे ज़्यादा पुलिस का आकर्षण इन सब अपराधों को रोकथाम में है, क्योंकि उसमें संभावना रहती है कि हमें आमदनी भी होगी, और इसलिए सब लोग, अधिकांश लोग उसी में लगे हुए हैं। तो पुलिस की प्राथमिकता में ही नहीं है जितने संगीन जुल्म हैं उनको कैसे रोका जाए, ये मुझे पहला मुख्य कारण समझ में आ रहा है। दूसरा कारण कि अगर केस दर्ज हो गया तो अनेक कारणों से, चाहे स्थानीय प्रभाव से या लोभ की वजह से, जो पुलिस के जो थाना स्तर पे अधिकारी हैं वो मुजरिम को नहीं पकड़ते हैं, उनको समय देते हैं, बेल ले लो नहीं तो पकड़ना पड़ेगा। तो जब नहीं पकड़ते हैं टाइम से तो इस बीच में वो खुले रहते हैं दूसरा अपराध करने के लिए, और इस वजह से भी अपराध की संख्या बढ़ती है। एक डेटा के अनुसार बिहार में पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट 80,000 टू 1 लाख पेंडिंग केसेज हैं जिसमें वारंट इशू है और जिसमें कुर्की जब्ती का भी ऑर्डर हुआ है 10 से 15 हज़ार केसेज में, लेकिन वो सब पेंडिंग है। प्रोविज़न है कानून में कि अगर अपराधी नहीं पकड़ा जाता है तो कुर्की जब्ती करिए। कुर्की जब्ती का ऑर्डर हुआ है 10 से 15 हज़ार केसेज में बिहार में, इतना तामील नहीं हुआ है। तामील जो अगर हुआ है वो तो अलग है, इतनी संख्या में तामील नहीं हुआ है। तो 80,000 से लेकर 1 लाख से अधिक केसेज हर साल वारंट केसेज में और कुर्की जब्ती केसेज में तामील नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और फिर वो अपराध करते चले जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पुलिस की नौकरी में कुछ इस तरह के तत्व आ चुके हैं जो जिनकी कर्तव्य निष्ठा और प्रोफेशनलिज्म में क्वेश्चन मार्क है। तभी तो कोई थाना अधिकारी है या कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, दबाव में या पैसे के लोभ में आकर केस की सही जांच नहीं करता, मुजरिमों को नहीं पकड़ता, या इस तरह से लोगों को गुमराह करता है कि बलात्कार और हत्या के मामले को आत्महत्या दिखाया जाता है। तो इस तरह के भी तत्व पुलिस विभाग में आ चुके हैं जिनको जनहित से संवेदनशीलता नहीं है और जो भाव में वो लोग प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे हैं। इस तरह से और अनेक कारण हो सकते हैं। जो क्राइम अगेंस्ट बॉडी है, कई बार है कि जो यंग टीनेजर्स हैं पॉकेट खर्च के लिए भी छोटे मोटे पेटी क्राइम्स कर देते हैं। कई बार उसमें लव एंगल होता है, कई बार प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है, कई बार नशे की वजह से ये सारी चीज़ें होती है। बट मिला जुला के पुलिस और ख़ासकर बिहार पुलिस की हम बात करें तो बिहार पुलिस में आज के डेट में थाना लेवल पर जो संवेदनशीलता का अभाव है और प्रोफेशनलिज्म का अभाव है, इसकी वजह से क्राइम बढ़ता है। पुलिस विभाग की अपनी समस्याएं हैं। पुलिस बल में संख्या का भी अभाव है, मोबिलिटी का दिक्कत है, कम्युनिकेशन का दिक्कत है, उनके प्रॉब्लम्स हैं।
बट उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। अगर नहीं कर रही है राज्य सरकार, तो कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार की नीयत पर प्रश्न उठा रहा है कि पुलिस उनकी प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता होती तो उनको अच्छी गाड़ी दी जाती, उनको अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम दिया जाता और पुलिस विभाग में जो वैकेंसीज है उसको भी भरा जाता। तो वो सब दिक्कत है। लेकिन जो भी हमारे पास पुलिस बल है, जो भी उनकी संख्या है, वो भी ऑप्टिमली और डिवोटेडली, सिंसियरली नहीं यूज़ हो रहा है और इसकी वजह से बिहार में क्राइम बढ़ रहा है। पिछले कई हफ्तों में अगर देखा जाए तो क्राइम अगेंस्ट वीमेन में बहुत बढ़ोतरी हुई है। अभी हाल में अभी पटना में जो संगीन अपराध हुआ है वो तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन ये इसलिए हाईलाइट हुआ क्योंकि ये राजधानी में हुआ है। यही क्राइम हो सकता है कि कटिहार में हुआ हो या गोपालगंज में हुआ हो तो शायद इतना उसको मीडिया लाइमलाइट नहीं मिलता, और ऐसे अनेक क्राइम हो रहे हैं जिसको इस तरह का मीडिया लाइमलाइट नहीं मिल पाता है। इसमें संयोग ये रहा कि ये घटना हमारे जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी के संज्ञान में आई और पता चला कि जो ये विक्टिम का परिवार है, पीड़िता का परिवार है, गरीब परिवार है और कोई उसकी आवाज़ नहीं उठा रहा है और इसमें पटना पुलिस उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। तो उन्होंने तय किया कि हम इस पीड़ित परिवार का, इस गरीब परिवार का हम लोग आवाज़ बनेंगे और फिर प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ पे गया और फिर सारी घटना की जानकारी हुई। मैं भी उसमें था और जो बातें पीड़ित परिवार ने बताई और पीएमसीएच का रिपोर्ट दिखाया उसको मैंने भी पढ़ा, प्रशांत जी ने भी पढ़ा। उसको देख के बिल्कुल स्पष्ट था कि ये रेप का मामला है। लेकिन उस दिन तक पुलिस का वर्सन ये था कि से ड्रग्स बरामद हुआ, क्या क्या कहानियां रची जाने लगी, कैसे अस्पताल में गए और परिजन बताए कि जो मुख्य आरोपी था उसी को थाना में बैठा के अंगीठी हीटर सिखवाया जा रहा था। पुलिस कस्टडी ये इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको नहीं रख के, पुलिस रिमांड ना लेके उसको जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया जल्दी से जल्दी। तो एक तरह से पूरे मामले में लिपापोती का प्रयास किया गया। हम लोग इस मामले को उठाए और उसी दिन हम लोग 2-3 बजे लौट के आए हैं जहानाबाद से और शाम को पुलिस महानिदेशक महोदय ने एसआईटी का गठन कर दिया। यह एक संतोषजनक और काबिले तारीफ पहल थी पुलिस महानिदेशक की। दूसरे दिन हम लोग एसएसपी पटना से मिले और हम लोगों ने बताया 3-4 जो हमारी मांगे थी उसमें ये भी था कि थानाध्यक्ष के लेवल पर बहुत लापरवाही हुई है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो लड़के इस केस की आवाज़ बन के कारगिल चौक पे धरना प्रदर्शन किए थे उन पर भी केस दर्ज है। तो उन पर पुलिस सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और उन पर कोई कोएर्सिव एक्शन ना हो। इन तमाम बातों पर वरीय पुलिस अधीक्षक ने विचार करने का वादा किया कि हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और इन सब चीज़ों का परिणाम ये हुआ कि ये मामला हाईलाइट हुआ है और इस स्टेज में आया है कि उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसके कातिल पकड़े जाएंगे। एक चीज़ और जो पटना जो बिहार पुलिस के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जब पीएमसीएच का रिपोर्ट आ गया उसके बाद सुनने में आया कि सेकेंड ओपिनियन के लिए इसको एम्स भेजने का प्रयास किया जा रहा था। इससे भी बिहार पुलिस का इंटेंशन जो है वो प्रश्न चिन्ह के दायरे में आने लगा कि कहीं एसआईटी भी तो नहीं इसमें लिपापोती का प्रयास कर रही है। लेकिन एक और अच्छा चीज़ हुआ, कहा जाता है कि सच को कितना भी दबाओ वो अपने तरीके से वो उभर के सामने आ ही जाता है। एफएसएल रिपोर्ट आया और एफएसएल रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया कि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। तो अब ये सेटल्ड इशू है और इस पर
संभवतः एसआईटी कार्रवाई कर रही है। कितनी त्वरित कार्रवाई करके गुनाहगारों को पुलिस पकड़ती है, ये देखने की बात है। उम्मीद की जाती है कि इस घटना में केवल वे ही नहीं संलिप्त हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हॉस्टल संचालिका से लेकर उनके परिवार के लोग, अस्पताल में जो डॉक्टर जो इनिशियली लड़की का ट्रीटमेंट किए हैं, और वे सारे लोग जो पुलिस पर दबाव बनाए हैं, चाहे रुपए के माध्यम से या राजनीति के माध्यम से दबाव बनाए हैं, ये सारे लोग इसमें गुनाहगार हैं। एक बहुत बड़ा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ है और उसके तहत इस तरह की वारदातें हो रही हैं। हमें अंदेशा है कि केवल पटना में नहीं, अन्य जगह भी ये घटनाएं हो रही हैं। हो सकता है जो घटना खगड़िया में हुई, जो घटना मधेपुरा में हुई हो, उसको इस तरह की आवाज़ नहीं मिली हो, लेकिन अगर एसआईटी इस जांच को लेकर तह तक जाएगी तो इसके नए नए विलेन निकलेंगे और चारों तरफ गुनहगार पकड़े जा सकते हैं। इसलिए उम्मीद की जाती है कि एसआईटी इसके हर पहलू पर विशेष रूप से जांच करे और कोई भी गुनहगार हो उसको कठोर से कठोर दंड दिलाने का प्रयास करे। तो मैं बिहार पुलिस से ये उम्मीद करता हूँ, आज के डेट में जिस तरह से पटना पुलिस ने इस घटना को मिस हैंडल किया है, बिहार पुलिस जनता के कटघरे में है। अब एसआईटी के माध्यम से अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके और दोषियों को सजा दिलाकर बिहार पुलिस को साबित करना होगा कि उनकी नीयत साफ है, और तभी जनता को उनमें जो विश्वास है वो वापस होगा। तो इस विषय पे मुझे इतना ही कहना है, और आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अपराध और विशेष जांच दल में ऐसे पदाधिकारी को रखा गया है जो जिनका बयान संदिग्ध है। डॉक्टर का बयान खुद देते हैं, उस पर भी सवाल उठा तो अब अपराध अनुसंधान में सीआईडी को दिया गया है। परिजन मांग रहे हैं सीबीआई से जांच। पहले जितने भी कांड होते रहे हैं, दीपापोती ऐसे ही बड़े कांड किए, जैसे बालिका गृह कांड, न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा, उसमें शुद्ध जाँच हो। अब क्या आप इसमें सुझाव देंगे? देखिए, डेमोक्रेसी में पब्लिक फेथ का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अगर पीड़ित परिवार को या समाज को लग रहा है कि बिहार पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रही है, जिन वजहों से भी सही, और मांग कर रही है कि मामला को सीबीआई को रेफर कर देना चाहिए, तो ये उचित है कि पूरे मामले को सीबीआई को रेफर कर दिया जाए। ये एक अगर राज्य सरकार इसको सीबीआई को देती है तो एक ये प्रशंसनीय कदम होगा। केंद्र और राज्य में दोनों राज्य की सरकार जो सवालिया निशान उठ रहा है कि जांच एजेंसी में प्रभावित किए राजनीतिक कांड, ऐसे जो पहले कांड हुए थे जैसे बालिका गृह चारा कांड, उसमें न्यायालय को हस्तक्षेप करके मॉनिटरिंग करनी पड़ी थी, तो जांच सही दिशा में। इसमें क्या लग रहा है कि इस प्रकार लीपापोती लंबे समय तक चलकर मामला हटाई में लिया जाए या कोई न्यायिक जांच की बात? देखिए, अभी तक तो अगर बिहार सरकार इस मामले को सीबीआई को रेफर कर देती है तो ये पर्याप्त होगा, और सीबीआई अपने देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इसलिए उनके अनायास प्रश्न चिन्ह उठाना उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर मामला सीबीआई को रेफर होगा तो केस की सही और निष्पक्ष जांच होगी।
सर ये पहला मामला नहीं है कि जिसमें पुलिस चीज़ों को संज्ञान में, पुलिस के संज्ञान में सारी चीज़ें थी, उसके बावजूद भी लीपापोती की। बिहार के आनंद डिस्ट्रिक्ट में जब क्राइम होते हैं तो पुलिस इस तरह की लीपापोती में लग जाती है। तो क्या वैसे पूरे पुलिस टीम को सस्पेंड करने की ज़रूरत नहीं, उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं? आप 10 दिन के लिए सस्पेंड कर देते हो, फिर पुलिस बहाल हो जाते हैं दूसरे थाने में। तो क्राइम तो सबसे पहले पुलिस करती है, अपराधी का मनोबल तो पुलिस बढ़ा रही है, तो पुलिस पे तो कोई एक्शन होता नहीं है, किसी की भी सरकार हो। देखिए, इस केस में जो थाना अधिकारी रही हैं रोशनी कुमारी, और उनके साथ एक और भी पुलिस अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। जो प्रक्रिया है कि इसमें विभागीय जांच होगी, और जांच में अगर कि किस तरह की जांच होती है और जांच में क्या आता है, और जांच के बाद कार्रवाई होगी। देखिए, जांच भी केवल सेंटीमेंट से नहीं होता है। जो उनसे वरिष्ठ अधिकारी होंगे उनको जांच दिया जाएगा, उनको भी मौका दिया जाएगा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। में सर रोशनी कुमारी जो धारा 201 238 हो गई है, उसमें सीधा नियम है कि उसने तथ्य को छुपाया है, सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ किया है। आप एडीजी हिमाचल रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है रोशनी कुमारी के साथ? इस पर सीधा जवाब। देखिए, विभागीय जो जांच होगी, अब सस्पेंशन हुआ है तो उसके अगली प्रक्रिया है कि विभागीय जांच होगी। तो विभागीय जांच में 3 मेजर पनिशमेंट दिए जा सकते हैं। एक तो डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, दूसरा डिमोशन, और तीसरा होता है फॉर फीचर ऑफ सीनियरिटी। सबसे ज़्यादा जब लापरवाही और कर्तव्य निष्ठा का अभाव पाया जाता है तो उसमें डिसमिसल तक हो सकता है विभागीय जांच के द्वारा भी। बल्कि एफआईआर के माध्यम से जो डिसमिसल होता है वो बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन विभागीय जांच तो चाहे तो हफ्ता 10 दिन में पूरा हो सकता है और सज़ा हफ्ता 10 दिन में दिया जा सकता है। तो ये तो बहुत ही त्वरित प्रक्रिया है। अगर विभाग चाहे और उनका दोष साबित होता है तो उनको डिसमिस किया जा सकता है। और अगर हम क्राइम की तरफ जाएं तो जिस तरह से घटना चक्र हुआ है और जिस तरह से बयान तमाम लोगों के पीड़ित परिवार का सुनने में आया है, सो रोशनी कुमारी ने तथ्य को न केवल छिपाने का प्रयास किया है, लोगों को गुमराह किया है और बिना तथ्य के भ्रामक बयान दिया है। लिहाजा उनके खिलाफ सेक्शन 238 जो पहले आईपीसी का 201 है सेक्शन है, साक्ष्य को छिपाने का और लोगों को गुमराह करने का मेरे अनुसार मामला बनता है। एसआईटी इसमें क्या करती है यह मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसमें भी मामला बनता है। और कानून ये भी कहता है कि अपराध करने वाला भी उतना ही गुनाहगार है जितना अपराध के बाद अपराध को छिपाने वाला, साक्ष्य मिटाने वाला और उस अपराध के बारे में लोगों को गुमराह करने वाला गुनाहगार होता है। सो ये एक बहुत ही संगीन अपराध है और मैं उम्मीद करता हूं कि एसआईटी इस पर उचित कार्रवाई करेगी। लेकिन सर इसमें तो एक और प्रावधान है कि यदि जांच चल रही है तो परिवार चाहे तो सीजीएम कोर्ट में जा सकता है कि हम जो हैं इस जांच से खुश नहीं हैं और जांच को इस तरीके से प्रभावित किया जा रहा है। ये भी एक इसमें नियम काउंटर करने का सीजीएम के पास। देखिए, पीड़ित परिवार को तो कहीं भी जाने का अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को कहीं जाने का अधिकार है। वो तो जाके मुख्यमंत्री महोदय से भी मिल सकते हैं लोग, डीजी साहब से तो संभवतः डीजीपी साहब से मिलते ही रहे हैं, कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। ये सारे ऑप्शन उनके पास खुले हैं। लेकिन एसआईटी जांच कर रही है और अगर जांच सही दिशा में चल रही है तो एसआईटी को थोड़ा समय देना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि अब मामला इतना उछल गया है तो कोई बहुत ज़्यादा बचाने का प्रयास कर रहा होगा। मुझे लगता है कि जल्द ही सारे गुनाहगार पकड़े जाने चाहिए। सर आप एडीजी रहे हैं, एसआईटी तो शुरू से मामला घुमा रही है। एसआईटी तो जाके परिवार को कह रही है कि स्वीकार कर लीजिए कि जहानाबाद में ही सब कुछ हुआ है। आप खुद एसआई मतलब एडीजी रहे हैं, कितनी एसआईटी भी तो पॉलिटिकल दबाव में ही काम कर रही है।
मुझे ये नहीं मालूम है कि एसआईटी इस तरह का काम कर रही है, लेकिन अगर ऐसी बात है तब तो एसआईटी के फेयरनेस पर ही प्रश्न उठता है। ऐसे में तो ये और मामला बनता है कि मामले को सीबीआई को रेफर करना चाहिए। सभी कारणों से अपराध सीआईडी को दिया गया है मामला। इसमें जो कारण बनता है पिछले दिन में नहीं तो सीआईडी तो अगर एसआईटी नहीं जस्टिस करेगी तो सीआईडी भी जस्टिस नहीं करेगी, क्योंकि दोनों राज्य सरकार के ही अधीन है। फिर तो इसको आगे ही बढ़ाना पड़ेगा सीआई के। थाना प्रभारी ऋषि सिंह के द्वारा एक वरिष्ठ पत्रकार को धमकाया गया समाचार चलाने के लिए, तो मैं देख लूँगी। और जो बड़ी अधिकारी ने भी, दोनों अधिकारी ने पीड़ित परिवार को ही प्रताड़ित करने का काम किया। और ये सब मामला यथावत अपने एक रोशनी कुमारी को छोड़ने के बाकी सब यथावत बने। देखिए, वो मैंने देखा था जो मीडिया का बाइट था, इसमें जो पत्रकार महोदय हैं उनको जाके कंप्लेंट करना चाहिए पुलिस में। केवल मीडिया में दिखाने से उस पर सुओ मोटो नहीं एक्शन हो जाएगा, दिखाना चाहिए, उनको कंप्लेंट फाइल करना चाहिए था और पुलिस को उस पर क्रिमिनल इंटिमिडेशन का या डिफेमेशन का केस करना चाहिए। वो एक सेपरेट मामला बन सकता है। सोनाली जी, आप भी कुछ बोलिएगा। क्या आप संतुष्ट हैं आप कार्रवाई से? तो सोनाली जी। नहीं, सबसे पहले तो ये कहना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि जिस ढंग से या जिस स्पीड से केस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ये सही नहीं है। क्योंकि आप घटना के 15 दिन बाद या 12 दिन बाद एक एसआईटी का फॉर्मेशन करते हैं, उसका बहुत औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि बहुत सारे एविडेंसेस पहले ही टैम्पर्ड हो चुके हैं। दूसरी बात, यहाँ पे अभी जो एसआईटी की बात पे आप प्रश्न उठा रहे हैं, उनकी कार्यशैली पे, ये इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस ढंग से एसआईटी, आपने कहा कि, और ये बात सच भी है कि परिवार पे दबाव बना रहा है, वो क्राइम ऑफ जो प्लेस ऑफ क्राइम है उस पर इन्वेस्टिगेट नहीं करके जहानाबाद जा रही है, टुकड़ों टुकड़ों में रिपोर्ट्स दे रही है एम्स की मांगने पे, और जिस ढंग से मतलब स्लो प्रोसेस में अगर ये काम कर रही है, दिख रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जिस ढंग से चलना चाहिए था उस ढंग से नहीं चल रहा है। और जो बात उन्होंने कही थी कि 26 तक हम रिपोर्ट दे देंगे, सब कुछ सामने आ जाएगा, 26 तारीख बीत चुका है, उन्होंने कोई भी रिपोर्ट नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं ये बात जो हमें पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा देखने को शुरू में मिली, फिर एसआईटी आता है, तो यहाँ पे इनकी इच्छा शक्ति तो नहीं ही है कार्य करने की या केस सॉल्व करने की जो हम कहें। और दूसरी, जिस ढंग से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिस ढंग से कभी इधर कभी आनन फानन में या फिर बिट्स एंड पीसेस में इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं इनका प्रोसेस, इनकी कैलिबर, इनकी कैपेबिलिटी पे भी प्रश्न उठा रहा है। क्योंकि अगर आप ड्यू प्रोसीजर को ही फॉलो करेंगे तो उससे ही बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, लेकिन हमें ये देखने को मिला है कि हमने ड्यू प्रोसीजर को ही फॉलो नहीं किया है। जो एक सेट ऑफ प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप जिस नियम को हम फॉलो करते हैं, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो मुझे ये लगता है कि कार्यशैली में बहुत बड़ी कमी रही है, ट्रेनिंग पे इनके सवाल उठता है, या फिर इनके जो सुपरवाइज़र हैं या बहुत बड़ी जो एक देखने के लिए एक अफसर बैठे हुए हैं, वो भी इस मामले को बहुत ढिलाई से देख रहे हैं। और ये मामला जिस ढंग से मीडिया में बना हुआ है, शायद इसी वजह से आप इस पर आज थोड़ा बहुत इन पर दबाव है जैसे। और अगर ये भी चीज़ नहीं होता, अगर जनसुराज इसमें हस्तक्षेप नहीं करता और आप इस ढंग से इस मीडिया केस को कवर नहीं करते, तो अन्य केसेस की तरह भी ये केस कहीं ना कहीं दब के ठंडा हो चुका होता। लेकिन हमें ये कहना है यहाँ पे कि इस लड़ाई को हमें जारी रखनी है, इसे अंत तक पहुँचाना है, क्योंकि ये एक केस है, मिलना ही चाहिए। लेकिन साथ में हमें एक ये भी लेसन या फिर एक ये भी सिस्टम बताना है कि अगर जो दोषी हैं उन्हें सज़ा मिलेगी, अगर जनता चाहे एकजुट हो जाए, मीडिया एकजुट हो जाए, और जितने भी राजनीतिक दल हैं अगर वो चाहते हैं कि समाज में सोशल ऑर्डर बना रहे, तो हमें इस पर लड़ाई जारी रखनी होगी। जेपी सिंह एडीजी बिहार होते तो क्या एक्शन लेते? सीधा सपाट जवाब दीजिएगा, राजनीतिक नहीं। देखिए, एडीजी बिहार होना एक बात है, और इस केस में हमें क्या जिम्मेवारी मिली होती दूसरी बात है। अगर मैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होता इस एसएचओ का, तो डिपार्टमेंटल एक्शन में जैसे ही वो दोषी पाई जाती, क्योंकि तमाम जो घटना चक्र है, लैप्सेज है, उसमें तो दोषी पाई जाती, तो ये उनका डिसमिसल का मामला बनता है। मेरे अनुसार मैं उनको सेवा, लेकिन न्याय मिलना आवश्यक है। इसके लिए अब क्या प्रक्रिया? अभी और होगा, अभी और बोला जाएगा। आप लोग
वाइंड अप कर? नहीं, न्याय मिलने की तो यही प्रक्रिया है कि जांच सही हो, और एसआईटी अगर जांच सही नहीं कर रही है तो मामले को सीबीआई को रेफर किया जाए, उसकी तो बात हो ही चुकी है। न्याय मिलने की तो यही प्रक्रिया है। दीपक जी बोल लीजिए, अपनी बात रख लीजिए। जी, मीडिया साथियों को नमस्कार। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं प्रवक्ता हूँ जनसुराज पार्टी का। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है वो महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध के बारे में रखा गया है। बिहार में महिलाओं के प्रति अपराध बहुत पहले से होता आया है, और आज इस समय बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग आ रही है कि बहुत जगह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है। पटना में भी जो अपराध की घटना हुई है, ये तो लगभग पुलिस प्रशासन और बाकी लोगों ने मिलकर दबा दिया था। हमारे मीडिया के बहादुर साथियों ने इस चीज़ को जिंदा रखा और इसको आगे बढ़ाया। न्यूज़ चैनल्स जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी, उन्होंने इसको रिपोर्ट भी ढंग से नहीं किया। लेकिन जब ये बातें सच निकली, जो हमारे जो यूट्यूबर्स थे और छोटे छोटे हमारे चैनल्स थे, उन्होंने जब इस बात को आगे बढ़ाया तो जाके मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको लेके आगे आई है। पहले ये देखिए, ये पूरा केस जो है महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्रोनोलॉजी है। आप इस सबसे पहले यहाँ जो सरकार है, पिछले 20 साल से सरकार चल रही है, और ये जो बिहार सरकार है वो मदान्ध हो गई है, जिसको कहते हैं मदान्ध होना, कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है बहुत ज़्यादा है। कोई भी अपराध होता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, लोकल पावर का इंटरफेरेंस होता है। दूसरा, हमारी बिहार की पुलिस इतनी अनप्रोफेशनल हो गई है कि जो हर अपराध के बाद इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है, और वो तय प्रोसेस है, कोर्ट के द्वारा दिया गया प्रोसेस है, उनके सर्विस बुक में रिकॉर्ड में लिखा हुआ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बिल्कुल फॉलो नहीं करती। या तो उन्हें उनकी जानकारी नहीं होती है, या वो इसको करना नहीं चाहते हैं। तीसरी बात, हमारे जितने संस्थान हैं उसमें पुलिस प्रशासन भी है, उसमें संस्थागत भ्रष्टाचार आकंठ डूबा हुआ है। आप किसी भी थाना में चले जाइए, कोई भी काम के लिए सबसे पहले बिना पैसा दिए आपका कोई काम नहीं हो सकता। और ये संस्थागत भ्रष्टाचार जो है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे जो पूरे मंत्रालय है, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे हैं, और उन आरोपों के ऊपर क्या हुआ है, चुनाव के समय हमारे नेताजी प्रशांत किशोर जी ने इस बातों को उठाया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप सब लोग देख रहे हैं कि जो लोग थे जिनके ऊपर गंभीर आरोप थे, वही लोग सरकार में हैं, और उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या वो आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे? जहाँ तक सवाल है महिलाओं के प्रति अपराध क्यों हो रहा है, इसका जीता जाता नमूना आज के डेट में नीट छात्रा की जो हत्या है वो है। आप पता करेंगे कि निर्भया हत्याकांड जब हुआ था, एक चर्चित हत्याकांड था पूरे इंडिया में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि इस तरह की घटनाओं में किस तरह से चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना है, कैसे करना है। यदि इस तरह की घटना होती है तो सीन को कैसे प्रोटेक्ट करना है, हमें बाकी फॉरेंसिक के लिए बाकी चीज़ों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करना है। आज इस केस में देखिए कि केस रिपोर्ट हो रहा है, पुलिस प्रशासन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है, और क्रोनोलॉजी ऐसा है कि आप देखिए कि यहाँ हॉस्टल माफिया हैं, वो केस को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हॉस्पिटल्स जब बच्ची जाती है। लेकिन दीपक जी, ये बात जेपी सिंह जी बता दी, आप ये बता दीजिए कि प्रशांत किसी भी चीज को हवा देते हैं फिर पीछे हट जाते हैं। जी नहीं, हमारे एक दिन गए, नहीं, देखिए नहीं, देखिए इस कांड को, घटना को पहले दबाने का प्रयास किया गया। तो छोटे चैनल थे, बड़े चैनल थे, इसको रिपोर्ट भी नहीं करना चाह रहे थे। तो छोटे मीडिया के इनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये छोटे मीडिया चैनल वालों ने इस सही चीज को पकड़ के रखा और इनको आगे बढ़ाया। उसके बाद जब हमारे नेताजी को, प्रशांत किशोर जी को पता चला इस घटना के बारे में, उन्होंने पीड़िता के परिवार के पास गए और उन्होंने कहा कि पीड़िता के साथ न्याय होगा और हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे जब तक न्याय नहीं होगा। इस दबाव में आके जब सरकार ने एसआईटी का गठन किया, और एसआईटी जब लीपापोती कर रही है, तो हम लोग इस मुद्दा को छोड़ नहीं रहे। हम लोग के इस मुद्दा को तब तक जीवित रखेंगे, तब तक इसमें लड़ते रहेंगे, जब तक कि पीड़िता और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं श्री वाई गिरी जी, उन्होंने कहा है कि हम पीड़िता का और पीड़ित परिवार का केस मुफ्त में लड़ेंगे, और इसको कोर्ट तक जो सही दोषी हैं उनको सही सजा मिले, इसका पूरी तरीके से इंश्योर करेंगे। पीड़ित और पीड़िता को, पीड़ित परिवार और पीड़िता को सही सजा मिले। जहाँ तक सवाल है, आप कह रहे हैं एसआईटी लीपापोती कर रही है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक बार एसआईटी का जांच का आ जाए, जो भी रिपोर्ट उनकी आती है उसके आधार पर हम लोग आगे
कार्रवाई करेंगे। जहां तक देखिए, हमें जनता ने कोई ज्यादा ताकत नहीं दी है, जनता ने सत्ता को ताकत दी है, विपक्ष को ताकत दी है, हमें उतनी ताकत दी है कि हम गांव समाज रोड पर जाकर चीजों को, मुद्दे को उठाते रहे, समस्याओं को उठाते रहे, उसके लिए लड़ते रहे। तो हमें सरकार से उम्मीद है कि ये इस SIT के थ्रू सही अपराधी को पकड़े, उसको सजा दे। नहीं देती है तो जन सुराज पार्टी इसके लिए आगे की कार्रवाई के लिए हमेशा लड़ती रहेगी, कोर्ट में लड़ेगी, आगे जिस जांच की जरूरत होगी उसकी लड़ेगी, लेकिन सही दोषियों को बिना सजा दिलाए जन स्वराज पार्टी पीछे नहीं हटने वाली है और किसी हाल में नहीं हटने वाली है। जनता ने हमें रोड पर लड़ने के लिए, सड़क पर लड़ने के लिए ताकत दी है। बिहार में जहां भी अपराध होगा, सड़क पर भी कहां उतर रहे हैं? बिल्कुल उतर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल उतर रहे हैं। अभी हम लोग इसका उम्मीद कर रहे हैं कि अभी जो DNA प्रोफाइलिंग हो रही है उसमें सही अपराधी पकड़े जाएं। नहीं पकड़े जाएंगे तो हम लोग रोड पर भी उतरेंगे। और दूसरी बात, आप देखेंगे पूरी क्रोनोलॉजी समझिए कि हमारा पुलिस इतना भ्रष्ट हो चुका है, हर अपराध को दबाने का प्रयास करता है। पहले पैसा लेने का प्रयास करता है, फिर सेटलमेंट का प्रयास करता है, फिर इसको दबाने का प्रयास करता है। सही रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है चीजों, हमारे खामियां हैं, सही से इनको ट्रेनिंग नहीं है, अनप्रोफेशनल हो चुके हैं और बिल्कुल मदांध हो चुके हैं कि इन्हें लगता है कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बिहार में इस तरह की स्थिति हो गई है। बिहार सरकार बिल्कुल ही अंधी हो चुकी है। जिन महिलाओं ने नीतीश कुमार की सत्ता सुरक्षित की है, वही नीतीश कुमार के राज में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही है। यहाँ जो है पुलिस प्रशासन बिल्कुल बेखबर है, वो अपराध को रोकथाम के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है और यहाँ जनता बेबस है। और नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री जो चादर तान के सो रहे हैं। जहाँ तक हमारे गृह मंत्री जी का सवाल है, गृह मंत्री जी खुद बहुत आरोप में आरोपित रहे हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप रहे हैं और वो यदि पुलिस प्रशासन को आगे चलाने का प्रयास कर रहे हैं तो उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। जहां तक न्यायालय की उम्मीद है, न्यायालय में जब ये मामला जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और इस केस के मामले में हमारा कहना है कि कोई भी तय प्रोसीड्यूर जो था इन्वेस्टिगेशन का वो फॉलो नहीं किया गया है। इसमें पुलिस प्रशासन के लोग दोषी हैं, उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो। और यदि आज जो DNA प्रोफाइलिंग की बात हो रही है, यदि शुरुआत में ही एविडेंस को सुरक्षित रखा जाता, क्राइम सीन को सुरक्षित रखा जाता, तो बड़ी आसानी से अपराधियों को पकड़ा जा सकता था और उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती थी, कानून के कटघरे में खड़ा किया जा सकता था। लेकिन ये पुलिस प्रशासन की पूर्ण विफलता है, जिसमें छोटे स्तर के अधिकारी से लेकर बड़े स्तर के अधिकारी सबका इसमें दोष है, जिसके कारण ये सारी परेशानियां हुई हैं। और बिहार में जनता का जो विश्वास था पुलिस प्रशासन के प्रति वो बहुत ही नीचे गिर चुका है और बिहार की सरकार और पुलिस प्रशासन इस मामले में बिल्कुल विफल हो चुकी है। तो मैं पूरी तरीके से इस पूरी घटना की जांच चल रही है। जन स्वराज पार्टी बिल्कुल असंतुष्ट है और जब तक दोषियों को पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक हम लोग इसके लिए लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। एक पॉइंट सर, एक सवाल जो पत्रकार महोदय ने किया है, बस उसका थोड़ा सा बस एक लाइन आंसर देना चाहता हूँ। देखिए, उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जी ने हवा दे दी और उसके बाद प्रशांत किशोर जी पीछे हो गए। भाई, प्रशांत किशोर जी पिछले 3 साल से बिहार के मुद्दों को लेकर सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। इस मुद्दे पर भी प्रशांत किशोर जी एकमात्र बिहार के ऐसे नेता जो कि पीड़िता के परिवार तक पहुंचे और उसके बाद ही SIT का गठन हुआ है। सवाल उनसे होना चाहिए जिनको बिहार की जनता ने विपक्ष में बैठाया है। वो कहाँ गायब है? कोई उनसे सवाल नहीं पूछ रहा है। सवाल जी, एक सेकंड, मुख्य विपक्ष की भूमिका प्रशांत किशोर ही निभाएंगे। बिल्कुल, तो ये सवाल उसी हमारे पे लिए जायज, बिल्कुल सवाल आपकी वाजिब है, आपको उतरना होगा। बिल्कुल सवाल आपकी वाजिब है, सड़क पे भी उतरेंगे। लेकिन जिनको बिहार की महिलाओं ने इतना भारी मैंडेट देकर सत्ता में पहुंचाया है, सवाल उस मुखिया से भी होना चाहिए, खरीदारी है, ये भी बता दीजिए। उस मुखिया से भी होना चाहिए कि इतना बड़ा पटना में कांड हो गया, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री, अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री के तरफ से एक बयान नहीं आया है। सवाल उनसे भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन सब मामलों पर जनसुराज मुखर है। सभी मामलों पर जनसुराज सड़क पर भी आपको दिखेगी और आने वाले दिनों में बिहार के मुद्दों पर जनता से लेकर लड़ाई लड़ती हुई आपको नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।